नमस्कार, मयूरिका और चक्कर सत्ता का लेकर फिर एक बार हाजिर हूँ। 23 अप्रैल बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इसीलिए ये चक्कर सत्ता का की जो तेज़ रफ्तार है वो हमने भी अब तेज़ कर दी है। पहले हम हमारे सवाल उठाया करते थे जब भी यहाँ मेहमान आते थे। पिछले 2 दिन से आपने देखा कि हम आपके सवाल ले रहे हैं, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से हमारे साथ इतनी बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। आपके जो सवाल है अक्सर हम चूक जाते हैं कभी कभी लेना, और इसीलिए पिछले 2 दिन से जनता के चुनावी सवाल लेकर चक्कर सत्ता का हम लेकर आ रहे हैं आप तक, ताकि वोट आपको करना है, आपके मन में जो प्रश्न है उसके जवाब आपको जरूर मिलने चाहिए। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं भरत डांगर और साथ ही है कांग्रेस से श्वेता मेहता। भरत डांगर, आप जानते हैं पूर्व मेयर रह चुके हैं वडोदरा शहर के और काफी लोकप्रिय मेयर रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में भरत डांगर का नाम शामिल। स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। साथ ही श्वेता मेहता कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, शहर प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, और इसीलिए आज यहाँ वो बैठी हुई हैं। दोनों मेहमानों से हम सवाल पूछेंगे। मेरे साथ हम 2 ही मिनट हुए हैं, 25 लोग जुड़ चुके हैं, और आप सभी से मेरी गुजारिश है अच्छे सवाल। ये जो इलेक्शन है, केंद्र का इलेक्शन है, केंद्र में अच्छी सत्ता चुनकर लानी है, यानी नेशनल इश्यूज और साथ ही साथ लोकल इश्यूज, ये दोनों इश्यूज पर जो लॉजिकल सवाल हैं, ऐसे सवाल पूछिए। आपके सवाल हम जरूर लेंगे, क्योंकि आज हम बैठे ही इसलिए हैं कि आपके सवाल पूछे जाएं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला एक सवाल, हमने व्हाट्सएप पर भी कुछ सवाल मंगाए थे, जिस पर एक सवाल बहुत मजेदार आया है, दोनों को मैं पूछना चाहूंगी। चौकीदार और चोर, ऐसे जुमलों से क्या कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते हैं? क्यों इस तरीके के जुमले इस चुनाव में देखे जा रहे हैं? डांगर जी, आप पहले जवाब दीजिए। एक तो जब नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी पंजा गुजरात की तिजोरी पे नहीं पड़ने दूंगा, और उस समय पे भी ये विषय हुआ था। फिर वो जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं चौकीदार हूँ। उसके बाद कंटिन्यूली सामने वाले अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा पब्लिकली कि भी चौकीदार चोर है, ऐसा करके चौकीदार एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। अभी जो चौकीदार का जो कैंपेन प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि चौकीदार मतलब चौकीदार के हर एक आयाम उसने उसमें कवर किए हैं। कि कोई डॉक्टर है तो क्या कर रहा है, तो हमारी हेल्थ की चौकी कर रहा है। कोई टीचर है तो क्या कर रहा है, हमें अच्छा एजुकेशन मिले उसके लिए चौकी कर रहा है। कोई सैनिक है तो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहा है, इसके लिए हमारी चौकी कर रहा है। अब पत्रकार है तो पत्रकार के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, तो पत्रकार के तौर पे अच्छे विषय आए, अच्छे मुद्दों पे डिबेट हो, अच्छे मुद्दे लोगों के सामने रखे, इश्यू सामने रखे, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका रिजोल्यूशन आपके माध्यम से हो, इसलिए आप लोगों के प्रॉब्लम का भी चौकी कर रहे हैं। और कुछ भी ऐसा समाज में न हो, इसकी भी एक इम्पैक्ट मीडिया की वजह से होती है, तो वो भी एक चौकी है। कुल मिलाकर चौकीदार हर एक व्यक्ति है, ऐसा मतलब नहीं है कि चौकीदार मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है सिर्फ वही सीमित है, वो भी चौकीदार है, वो भी चौकी कर रहा है। इस आयाम के साथ हमने जोड़ा है कि भाई हर एक व्यक्ति, हम चौकीदार हैं, हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ हम चौकीदार हैं। हमारे आसपास जो हो रहा है, कोई राष्ट्र विरोधी कुछ हो रहा है क्या, कुछ गतिविधि ऐसा हुआ है, कुछ एक्ट ऐसा हुआ है। मुझे याद है कि जब मुंबई ब्लास्ट हुआ उस समय पे जब पूरा पिक्चर जब क्लियर हुआ, तब ऐसा आया था कि सबसे पहले एक छोटे बच्चे ने, नाव वाले बच्चे ने देखा था, तो भी एक चौकीदार है कि भाई चलो उन्होंने चौकी किया। जब ऐसा होता है कई बार, ऐसे स्वाइन फ्लू जब अटैक हुआ तो उस समय पे भी बहुत कुछ हुआ, तो उस समय डॉक्टर ने डिटेक्ट किया सबसे पहले कि नहीं ये स्वाइन फ्लू का है, तो वो भी एक चौकीदार है। मतलब एक अवेयर पीपल है वो। हाँ, वो हर एक जो भी जागरूक इंसान है अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो हर एक व्यक्ति चौकीदार है। चौकीदार है। चौकीदार चोर है, ऐसा आप बहुत जोरों शोरों से कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कल ही कहा कि मैं भी किसानों का चौकीदार हूँ, ये क्या था? चौकीदार शब्द की जो सर ने डेफिनेशन भरत भाई ने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की बात आती है, देश के प्रधानमंत्री है वो, उन्होंने पहले कहा मैं चाय वाला हूँ, फिर कभी कहा चौकीदार हूँ, कभी बोले फकीर हूँ, तो आप प्रधानमंत्री कब हो सर? आपको देश ने प्रधानमंत्री चुना है, चौकीदार नहीं चुना है। सर ने जैसे बताया भरत भाई ने कि एक डॉक्टर चौकीदार है, एक बच्चा चौकीदार है, या पत्रकार को बोला चौकीदार है, तो आप आज देश का माहौल देखिए। अगर ये सब चौकीदार है तो फिर पत्रकारों पे हमले क्यों होते हैं? उनको ठिकाने लगा देने की धमकियां क्यों मिलती है पत्रकारों को?
आप आरोग्य की बात करते हैं, वो सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, सही बात है। वो चौकीदार इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी तगड़ी फी वसूली जाती है, मुफ्त में सारवार नहीं मिलती है। अगर बड़ौदा की ही बात करें, मुफ्त में कहाँ सारवार मिलती है, पूरे नेशन वाइड ये है। शिक्षण की बात करें तो इतनी सारी फीस वसूली जाती है, तो फिर वो चौकीदार कैसे हुआ? फिर तो वो चोर हुआ। मतलब कि सबसे पहले जब चोरी होती है तो चौकीदार को ही पता चलता है। आप किसानों के चौकीदार कैसे हैं? क्योंकि किसानों के जितनी भी आत्महत्या हुई है, राहुल गांधी जी ने जो ये बोला है कि मैं किसानों का चौकीदार हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात एस्टेब्लिश की है कि हम उनके जितने भी कर्ज है वो माफ करना चाहते हैं। किसानों, ये खेती प्रधान देश है, तो जब खेती प्रधान देश है उसके किसान को हम मजबूत करना चाहते हैं। तो उन्होंने उस संदर्भ में वो बात की है कि मैं किसानों का चौकीदार हूँ, उन पे अगर कोई भी आफत आती है तो मैं उनकी चौकी करूंगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। दैट इज व्हाट ही मेंट। चलिए, चौकीदार ये शब्द दोनों पार्टियों ने अपना लिया है और शायद कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों में देश को ये फायदा जरूर पहुंचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रज्ञेश तिवार हमें देख रहे हैं, अमीर रावत हमें देख रही है, आमिर मलिक हमें देख रहे हैं, मितुल पटेल उन्होंने लिखा है कांग्रेस आएगी, व्यास निराली हमें देख रही है, MSU राकेश पंजाबी हमें देख रहे हैं, सार्थक राणा हमें देख रहे हैं, व्यास निराली उन्होंने एक कमेंट किया है, कांग्रेस अगर सत्ता पर आएगी तो टेररिस्ट अगेंस्ट क्या भूमिका होगी कांग्रेस की? जवाब दीजिए। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं वो भाजपा की सरकार में भी हुए हैं और कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बातें रखी गई है, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मैनिफेस्टो में बताया है कि हम 124A से सबसे पहले तो देश के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे। किसी को देशद्रोही बोल के उनको उकसाना या उनके ऊपर कुछ भी एक्शन लेना वो जायज नहीं है। सबसे पहले वो दूर करेंगे और आतंकवाद के सामने भी वो जवाब जरूर देंगे और आतंकवाद को बेसिक से खत्म करना सबसे पहले जरूरी है। तो मुझे लगता है वो हर सरकार को, हर गवर्नमेंट को, ये पूरी दुनिया में ये मसला है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, हर जगह पे। सहमत है आप कांग्रेस की विचारधारा से? वो हर जगह से उसको खत्म करने के लिए हर देश को जुड़ना पड़ेगा और उसको बेसिक से ही खत्म करना पड़ेगा। वहां पे मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि टेररिज्म ये सिर्फ कहने से खत्म नहीं होगा, उसके सामने स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए, बिल्कुल, जो अभी मोदी जी ने किए हैं। और मुझे लगता है कि मुंबई हमला भी हुआ कांग्रेस के समय, उसके मतलब अमरनाथ पर भी हमले हुए, रघुनाथ टेम्पल, बहुत सारे हमले उस समय हुए, अभी भी हुआ। लेकिन उस समय पे भी हमारे सैन्य था, हमारे वही सोल्जर, वीर बहादुर सोल्जर उस समय पे भी थे, अभी भी है। हमारे सैन्य का पराक्रम अभी हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन पॉलिटिकल विल जिसकी जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल न होने की वजह से पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुश्मन देशों में जाकर उसकी जमी पर सिर्फ टेररिस्ट अटैक को खत्म कर, टेररिस्ट कैंपों को खत्म करना ही नहीं, बल्कि हमारे जो सैन्य है, सोल्जर है हमारे, उसके मनोबल को भी बूस्ट करना। मैं 2 चीज़ ध्यान में रखना चाहता हूँ, उन्होंने मेंशन किया है इसलिए कि 124A, तो मैं आपके दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि 124A क्या है। एक्चुअली ये राष्ट्रद्रोह की एक आर्टिकल है। तो राष्ट्रद्रोह का आर्टिकल किन लोगों पे लगता है? राजद्रोह। अब जो राजद्रोह नहीं, राष्ट्रद्रोह, उसमें राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में ऐसा ही है कि इनका जो होता है मानना अलग हो सकता है। हमारा बहुत स्पष्ट क्लियर है कि वो लगा अफजल गुरु पे लगा। तो अफजल गुरु कौन देश प्रेमी थे? वो कन्हैया कुमार के ऊपर लगा तो हाँ, हो सकता है कन्हैया कुमार के साथ खड़े हुए हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, तो शायद उनको लगता हो, उनके लिए सिंपैथी हो। लेकिन कहाँ ये जायज़ है कि जब कोई बंदा, कोई छात्र नेता अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर ये कहे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कहाँ का जायज़ है? ये कन्हैया कुमार ने नहीं कहा था। कहाँ का जायज है? वहां पर ये नारा लग रहा है, वहां पर उनकी हाजिरी में नारा लगा, उनकी हाजिरी में नारा लगा। उसके बाद जाकर राहुल जी उनके साथ खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके भी उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर है, तो मुझे लगता है ऐसी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो भी ऐसे उनको बोलना चाहिए कि आपने जो भी स्लोगन लगाया है गलत है। अफजल गुरु के कातिल कौन है? मैं आपको कहना चाहूंगा, अफजल गुरु को सजा किसने दी थी? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है उसके लिए? अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है।
मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो। ये कन्हैया कुमार ने ये नारा कभी नहीं लगाया था। उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी उसके साथ राहुल जी वहां जाके खड़े रहते हैं, और राहुल जी खड़े रहकर भी ऐसा एक भी बार राहुल जी का एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दे कि राहुल जी ने कहीं पर भी इसको कंडेम किया हो कि नहीं भाई ये जिन लोगों ने भी लगाए, कन्हैया कुमार ने लगाया या किसी और एक्सपर्ट ने लगाया, किसी ने नहीं कभी भी पब्लिकली उन्होंने नहीं कहा। जिनको भाजपा की सरकार नहीं पकड़ पाई, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। आपने प्रज्ञा साध्वी ठाकुर को टिकट दिया है जो खुद एक आतंकवादी है, अक्यूज्ड है, और वो खुद ये कहती है कि हेमंत करकरे देशद्रोही थे और मैंने उनको श्राप दिया। इनके नेता देखिए, इनके उम्मीदवार देखिए, कभी किसी को धमकाते हैं, कभी किसी को बोलते हैं टिकट देने की भारतीय जनता पार्टी। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा प्यार है इस देश? कि उनको कोर्ट ने बरी किया हुआ है, शायद उसने का जजमेंट उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो बरी नहीं किया है, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं कि उनके सामने जो एलिगेशन हुआ, चलिए कांग्रेस की दो पहलू मैं आपके सामने खड़े रखना चाहता हूं। कांग्रेस कहती है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, हम भी मानते टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आपने कथित आक्षेप लगाए, उस समय पर आपने बहुत बड़ा हल्ला मल्ला बोल के बोला कि भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। आज तक देश में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, कभी आपने नहीं कहा कि हरा आतंकवाद, सडनली आ जाता है भगवा आतंकवाद। और क्यों? किसी स्पेशल ग्रुप को टारगेट करके आप भगवा आतंकवाद के नाम पर, मुझे लगता है कि इस देश के जितने भी साधु संत हैं वो सभी भगवाधारी है। तो क्या वो सभी आतंकवादी है क्या? और भगवा जो रंग है, भगवा जो रंग है वो सैक्रिफाइस का रंग है, त्याग और बलिदान का रंग भी है वो। एक सवाल भी आया, शहीद लाइक हेमंत करकरे who received अशोक चक्र for his bravery and gave his life are called as गद्दार by your candidate. Is that your राष्ट्रवाद? नहीं, वो तो उसमें हमारे पार्टी ने क्लियर कट कर दिया है कि उनका जो पर्सनल विषय है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर ऐसा मानना नहीं है, और उसको पता नहीं होगा। हमारे ही वहां के जो मध्य महाराष्ट्र के जो लीडर्स है उनके घर जाकर उनके साथ पूरा, उस समय की बात कर रहा हूं जब इनकी सरकार थी, उस समय टेररिस्ट अटैक हुआ है। ये टेररिस्ट अटैक हुआ उस समय पर अगर एक्शन लिए होते, अगर बाकायदा प्रिकॉशन लिए होते तो शायद ये होता भी नहीं, लेकिन उस पर भी मैं न जाते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय सैन्य को, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कहती है कि भारतीय सैन्य कश्मीर में जाकर लोगों को टॉर्चर करती है, भारतीय सैन्य पाकिस्तान में जाकर लोगों को उठाती है, भारतीय सैन्य पाकिस्तान में कश्मीर में जाकर लोगों को टॉर्चर करती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है। तो कहां हम मॉडल, किसका मॉडल पुष्टअप कर रहे हैं? टेररिस्ट का या भारतीय सैन्य का? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना इस राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। एक राष्ट्र, अगर आप टेररिस्ट की बात करते हो, टेररिस्ट के सामने खड़ा ही कदम होना चाहिए। आप रशिया की एग्जांपल है, आप चाइना की एग्जांपल है, आप फ्रांस की एग्जांपल है। क्या किया टेररिस्ट के साथ? आपने कश्मीर को किस, आप टेररिस्ट का क्या किया है? श्रीनगर से क्या किया है? आपने आतंकवादियों को टिकट दिया है। आप भगवे रंग की राजनीति करते हो। आपके ही एक उम्मीदवार ने ये बोला, जो कि साधु है, वो ये कहते अगर मुझे मत नहीं दिया तो मैं श्राप दे दूंगा। आपके सीएम कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। क्यों भाई? कांग्रेस इस देश की नहीं, क्यों? इमरान खान ये क्यों कहते हैं कि भाजपा अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए तो जो अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान और दो चीज भारत के लिए अच्छा है। तो मणिशंकर अय्यर किसके नेता है? मणिशंकर अय्यर किस पार्टी के नेता है? और मणिशंकर अय्यर किसके सपोर्ट मांगने के लिए पाकिस्तान गए थे? पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था? मुझे लगता है उसका मैं यहाँ कोर्ट में करना चाहूंगा। पाकिस्तान में जाकर कहा कि अगर मोदी को हटाना है तो आप हमें समर्थन दिए, हमें सपोर्ट दीजिए। अरे मोदी जी को हटाने के लिए आप पाकिस्तान में जाकर समर्थन मांग रहे हैं। पाकिस्तान में जाके किसी ने कभी समर्थन मांगा है? सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मनमोहन सिंह के टेन्योर में 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये बोल रहे थे कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ हमने जिस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ा। तो ऐसा नहीं है, ये बातें कभी एडवर्टीजमेंट में नहीं आई, ये बातें कभी डिक्लेयर नहीं की गई, क्योंकि वो जरूरत थी और उस पर राजनीति, सैनिकों पे, शहीदों पे राजनीति। मैं बता उसने बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। चलिए, तो उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंटरनेशनल जो एडवाइजर है सैम पित्रोडा जी, उन्होंने सवाल उठाए एयर स्ट्राइक पर कि एयर स्ट्राइक में कितने लोग हुए, कितने लोग मारे गए, त्रासवादी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ।
तो मुझे लगता है वो सवाल उठाया उन्होंने। क्यों नहीं उठाया तो कांग्रेस चाहिए? उठाना पार्टी का चाहिए। स्टैंड है क्या ये? पार्टी अभी का स्टैंड प्रवक्ता तो ये कह था रहे कि हैं कि अगर आप उठाना ये चाहिए, कह रहे तो मतलब हैं इसका कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि वो शहीदों डाउन के करना। फैमिली को आपके सीएम ने ये बोल दिया, गुजरात के सीएम ने, कि वो देशद्रोही है। आप शहीद मैं और कमेंट्स फैमिली को कैसे बोल बहुत सकते सारे हैं? सवाल इकट्ठा हो गए हैं, अब बहुत लेट हो जाएंगे हम अगर अभी से आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्रुवित पाटीदार उन्होंने लिखा है, एमएलए मधु श्रीवास्तव सामे केम कोई एक्शन ना लेवायु डांगर साहेब तुम्हारी सरकार छेड़ ले। नहीं, उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, वो इंडिविजुअल केस है, उनका व्यक्तिगत केस है, उसमें मैं यहाँ जोड़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, उनका वो एक्सप्रेशन भी वो व्यक्तिगत केस देंगे। कैसे हो गया जब मतदारों को धमकाया गया? एक सवाल और है, તમે ચોકીદાર છો તો જાહેરમાં હાર્દિક પટેલ પાટીદાર યુવાનને કોઈ પણ લાફો મારીને જતો રહે તો તમે સામાન્ય માણસની રક્ષા કેવી રીતે કરી શકશો? नहीं, देखिए, हार्दिक पटेल हो, हमारे कल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इलेक्शन के समय आप अपना मत रख सकते हैं, लेकिन फिजिकल असॉल्ट किसी के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। वो हम पार्टी के तौर पे मानते हैं, उसमें हम कभी समर्थन नहीं करते। रही बात आक्रोश की कि उस बंदे ने उसके बाद क्या कहा कि मैं अपने बेटे वाइफ के साथ, वो प्रेग्नेंट थी, उसको लेके जा रहा था, रास्ते ब्लॉक थे, उसको क्या दिक्कत हुई, उसका जो भी है उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, उनका जो विषय है, और उन्होंने ये रिएक्शन दिया। एक्शन हो या रिएक्शन हो, दोनों में से किसी में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बावजूद भी हार्दिक पटेल के द्वारा जो कंप्लेन हुई, उसको कंप्लेन को पुलिस ने रजिस्टर किया है, उनका इंडिविजुअल केस है। हार्दिक पटेल को सुरक्षा देने की बात सरकार ने कही थी। नहीं, देखिए, वो सुरक्षा डिमांड करेंगे, सरकार उस पर कंसिडर करेगी, उसमें भी देखिए पॉलिसी होती है। जैसे सपोज मुझे अगर कहीं थ्रेट है, उन्होंने सुरक्षा मांगी नहीं थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम सुरक्षा देने को तैयार है। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, वही बता रहा हूं मैं कि एक बार जब सरकार ने सामने से कहा, उसके बावजूद भी ये आए, उसमें सरकार में वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक सिस्टम होती है, लगता है कि इन लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उसके आधार पर, उनके मूल्यांकन के आधार पर, जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने कहा, लेकिन हार्दिक पटेल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खुद हीरो बनना चाहते हैं या क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उसका व्यक्तिगत विषय है। जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देश प्रेम अकॉर्डिंग टू भरत सर एंड हाउ समवन कैन प्रूव इट? नहीं, देखिए, देश प्रेम क्या होता है, मैंने जैसे कहा चौकीदार वाला पहले शुरुआत में, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कार्य करता है तो वो अपने कार्य के प्रति कितना निष्ठावान है, वो देश प्रेम है। लेकिन साथ में ही जो देश के लिए काम करते हैं, ऐसे हमारे भारतीय सैन्य है, सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ शांति से डिबेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी चौकीदारी करने वाले सैन्य मजबूत है और भारतीय सुरक्षा बलों हमारी जो है वो सुरक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फेस्टिवल मना पा रहे हैं, इसीलिए हम सब सारे एंजॉयमेंट कर पा रहे हैं। तो वो सैन्य के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ी में सबको सैनिक बनना पड़ता है, और जो कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। आज हम अपने आप को, अगर जब फ्रीडम, अपने आप को हम बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंस है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तब जाकर कहीं ना कहीं हम सैन्य के मनोबल को डाउन करने की कोशिश करें, उनके मोरल को डाउन करने की कोशिश करें, हम उस पर प्रश्नार्थ लगाए कि आपने एयर स्ट्राइक की थी कि नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि नहीं, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए। बहुत ही मुझे गंदा लगता है कि प्रोपेगेंडा है। ये उन्होंने हमेशा कांग्रेस को ये बोला, लेकिन सैन्य का मनोबल कभी भी कांग्रेस ने नहीं तोड़ा है, नहीं कभी हमेशा मांगते रहे मैडम। सबूत भाजपा सरकार से मांगे कि अगर आपने किया है तो ये चीज दिखाइए। तो क्या ये देशद्रोही हो गए? क्या पूछने का सवाल नहीं? अगर नहीं पूछेंगे तभी भी आप ये बोलेंगे कि विपक्ष तो सवाल ही नहीं उठाते। शहीदों के परिवार ने भी सबूत मांगे, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? तो सीएम सर ने तो, विजय रूपाणी सर ने तो बोल भी दिया कि वो शहीद जो प्रूफ मांग रहे हैं उनके परिवारजन भी देशद्रोही है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ये स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट। लेकिन मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि आप किससे सबूत मांग रहे हैं? भारतीय सैन्य से? वो चुनाव में लड़ने वाली है क्या? लड़ी रही है, लड़ी रहे। दिक्कत ये है, अपने खाने के लिए कंप्लेंट की थी सीआरपीएफ के जवान, आज वाराणसी में लड़ी रहे मोदी सर के सामने। दिक्कत ये है कि भारतीय सैन्य ने पराक्रम किया, उस पराक्रम को अभिनंदन करना, उसको वंदन करना, उसकी जगह पर उसके सामने एलिगेशन क्रिएट करना, सस्पेंशन क्रिएट करना, मुझे लगता है डाउट क्रिएट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, जनता भी माफ नहीं करेगी और सरहद में रक्षा करने वाले आगे बढ़ते हैं। तारिक हुसैन हमारे फेसबुक व्यूअर है, उन्होंने लिखा है, कोई भी गवर्नमेंट आए सब कम्युनिटी का विकास करे, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करे और उसका विकास कभी ना रुके। बिल्कुल सही बात है, जो भी सत्ता में आए कहीं ना कहीं पूरे देश का एक समान विकास हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी। विनय पटेल एक व्यूअर है, उन्होंने लिखा है, भाजप सरकार ખેડૂતોના કપાસ, તુવેર, ડુંગળી અને અન્ય પાકના પોષણક્ષમ ભાવ
પણ ન આપી શક્યા અને હવે તમે 2020માં આપવાની વાત કરો છો, શું પગલાં લેશો? एक तो मुझे लगता है कि पीएम किसान योजना शायद देश आजाद हुआ उससे पहली बार। मैं 2-3 चीजों को क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार कहा जाता है कि भाई हम लोग खेडूतों का जो भी डेप्ट है वो माफ कर देंगे। मुझे लगता है कि हम और गरीबी दूर करेंगे, हम ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, ये स्कीम होगी, वो स्कीम होगी। 60 साल तक इस देश पे कांग्रेस ने राज किया। एक ही परिवार की 5-5 पीढ़ियों ने राज किया। क्यों नहीं किया? क्या राह देख रहे थे कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी काम करेंगे, उसके बाद हम ये वचन देंगे? पहली बार मोदी जी ने ऐसा किया है कि स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे लोगों को मिलता है। ये उनका स्टेटमेंट था, ऑन रिकॉर्ड भी, आप चेक भी कर सकते हैं। वो जमाना था कांग्रेस गवर्नमेंट का, जब 1 रुपया भेजते तो 15 पैसा मिलता था। मोदी जी की सरकार में यह हुआ कि 12 करोड़ खेडूत परिवार को, फार्मर्स को 12 करोड़ डायरेक्ट साल में 6,000 मिलना है तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,000 हर एक के अकाउंट में आ गया। और अकाउंट में आया इतना नहीं, उसको पता भी चला कि 2,000 ही भेजा है, 2,000 ही मिला है। वो 15%, 85% वाला कमीशन वाला विषय नहीं, पता नहीं पूरा कहां से आंकड़े उठा पूरा के लेके पैसे आए। वहां आए हैं। अगर इतने पैसे होते तो किसान आत्महत्या क्यों करते? दूसरी बड़ी बात, किसान रैली क्यों निकालते? 2 अक्टूबर को जब यूपी के किसानों ने रैली निकाली थी, उन पे लाठीचार्ज किया गया। इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। कितने लोगों पे लाठीचार्ज हुआ? अगर किसानों को पैसा मिला, इन्होंने किसान के लिए काम किया है, तो किसान रास्ते पे क्यों है? किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में हुई है पिछले 5 सालों में, वो क्यों हुई है? गोलियों से मारा हुआ है किसानों को, भाजपा की सरकार में, और याद नहीं होगा। माधव नहीं, सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किसानों ने आंदोलन किया, गोलियों से किसानों को मारा था। ये सिर्फ आप बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चेक कर सकते हैं आप रिकॉर्ड में चेक करने के लिए मैं कह रहा हूं। एक सवाल आपके लिए भी आया है। કાશ્મીરમાંથી સૈન્ય ઓછું કરાવીને કોંગ્રેસ સેનાનું મનોબળ નથી ઘટાડી રહ્યું, અમર દેવીદાસ બળગેને પૂછા है। કાશ્મીરનો જે બી પ્રશ્ન છે એ બહુ જ ઉલझેલો પ્રશ્ન છે અને કાશ્મીર ખરેખર એક એવો મુદ્દો છે જે યુએનમાં છે, બરાબર? એનું અહીંયા આગળ બેસીને વડોદરામાં હું બેસું કે સર કે એનાથી કંઈ થવાનું નથી। 5 વર્ષ બહુમતીની સરકાર ભાજપની હતી, 370 પણ હટાવી શક્યા હોત, ત્યાં શાંતિ સ્થાપી શક્યા હોત, પીડીપી સાથે ગઠબંધન કર્યું, પછી રાષ્ટ્રપતિ શાસન થયું, ત્યારે કંઈ નહીં થયું। કાશ્મીરમાં આપણે અહીંયા વીએનએમમાં એક વખત જ્યારે ડિબેટ થઈ હતી ને નીતિન મહેતા સર જ્યારે આવેલા ત્યારે એમણે પણ કીધું હતું કે કાશ્મીરમાં સૌથી વધારે સાયકોલોજીકલ વર્ક કરવાની જરૂર છે। ત્યાંના લોકોને જે પરેશાની થાય છે, સૌથી પહેલા એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાની જરૂર છે। જ્યારે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે તો બાકી આગળના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે, એવી નીતિનભાઈ મહેતા સરે વાત કરી જ હતી। એટલે ये जो बात थी वो कश्मीर में से सेना घटाने की थी या लोगों ने कुछ अलग तरीके से लिया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा था। उनका एस्पेक्ट जो लॉ है उसको कमजोर करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर इश्यू क्यों है उसके मूल में जाने की जरूरत है। एक कवि ने उसमें बहुत अच्छा कहा था कि हमने खता की लम्हों में और सजा पाई सदियों में। तो कैसे? 562 अलग अलग रजवाड़े थे, हर एक जगह पे एक एक राजा था, जैसे कश्मीर में एक राजा थे। तो 562 गुजराती में अगर मैं कहूँ तो दर्शक मित्र समझ पाए इसलिए, तो 562 अगर रियासत एक हो सकती है तो कश्मीर अकेले क्यों भारत के साथ एक नहीं हुई? क्योंकि 562 रियासतों को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो उसकी सूझबूझ उसकी वजह से हो सकी। एक कश्मीर हमारे साथ नहीं हुआ क्योंकि नेहरू जी ने उसके साथ कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नेहरू जी ने किया। एक रियासत को वो भारत के साथ ना जोड़ पाए, इसलिए मैंने कहा ना, हमने खता की लम्हों में सजा पाई सदियों में। यह है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय देश के प्रधानमंत्री बनते तो शायद आज का भारत कुछ अलग होता, कश्मीर का इश्यू नहीं होता। बताना चाहूंगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हर जगह पे जाके अलायंस कर रहे थे, तब पहले वो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा बहुत ज्यादा लाइटली लिया था। उस पर इतना ज्यादा उनको लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन वहां के जब जो राजा थे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तब नेहरू जी खुद कश्मीरी पंडित थे, उनको कश्मीर के प्रति लगाव था और उन्होंने ही सबसे पहले कश्मीर को भारत में जोड़ने की बात करी थी।
जो भी हुआ वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हुए वो हमें हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा। जो हम मुझे नहीं लगता कि ये जनरेशन में कोई भी ऐसा है जो उस टाइम पे हाजिर रहा होगा, वहां पे प्रेजेंट रहा होगा, तो उस बात पे चर्चा करने का बनता नहीं है। हम उनकी नीयत पे कभी भी शक नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, जोर तो पे कभी हिस्ट्री पे की बात नहीं बहुत होती। लंबा है और बहुत सालों से लेकिन फिर भी- शायद फिर भी- बहुत फिर भी- आगे सरदार बढ़ की जाए, जाएगा। बहुत सारी सरदार बातें साहब मुद्दा ने नहीं है। सरदार साहब ने महत्व तो उसको नहीं दिया, जी। ये नहीं, गलत है। चलिए। सरदार साहब ने जब मैंने ये नहीं बोला कि महत्व नहीं दिया, मैंने बोला कि किया। पहले उतना वो उन्होंने महत्व नहीं दिया, बाद में उन्होंने वो व्यूअर ने पूछा कश्मीर की बात पे यू किया आर था। मिसिंग अपॉर्चुनिटी टू आस्क अबाउट इश्यूज एंड डिले इन हाउसिंग स्कीम्स, विश्वामित्री रिवर फ्रंट, मिशन मिलियन ट्रीज, करप्शन इन पीपीपी प्रोजेक्ट्स टू एक्स मेयर। लोकल इश्यूज हैं और उस पर बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब बात करने बैठते हैं कहीं ना कहीं जो आवास योजनाएं हैं, सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बहुत डिले हुआ है, बहुत लोग सफर कर रहे हैं। नहीं, उसमें क्या है, दो चीज़ें। आवास योजना का कंसेप्ट पहले नॉर्म के तौर पे योजना चलती थी, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना हुई। जिनको पक्का घर मिला है उनको आप पूछिए कि बारिश के समय में जब वो झुकी झोपड़ी में रहते थे उसकी हालत क्या थी, उसको पक्का मकान मिला, उसको कितना फायदा हुआ। रही बात डिले की, जो कई बार इश्यू आता है सामने, तो डिले होने की वजह जो है वो लीगल इश्यू है, लीगल एस्पेक्ट की वजह से डिले हुआ है। विश्वामित्री रिवर फ्रंट के बारे में भी कई बार कई लोग पूछते रहते हैं, तो उसमें भी ऐसा है कि एक एनजीटी का एक ऑर्डर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर है, जिसके आधार पर हम उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को, आवास योजना हो या विश्वामित्री रिवर फ्रंट हो, ऐसे कौन से लोग हैं जो सफल होने न देने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आपकी उसको सरकार, identify करने की आपकी जरूरत है। भारत सरकार, कौन- आपकी कॉर्पोरेटर कौन कौन- आपको रोक सकता है? माधव नगर मुझे की बोलने दिया जाए तो अच्छा, मैं आपको- माधव नगर आपको की जवाब- नगर उनको की जवाब दे देने जब दीजिए, बात फिर हुई काउंटर थी, करें। वहां पे जब दुर्घटना हुई थी उसके जिम्मेदार लोगों को जेल में डाला आपने? नहीं डाला। आप बात कर रहे हो कि रोक रहे, तो कोई रोक नहीं रहा है। आपकी सरकार है, आप मेजोरिटी में हो, आपके सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर बैठे हैं, आपके धारासभ्य है, कोई रोक नहीं रहा है। आप कीजिए, 15 से 20 हजार लोग बेघर एक है। ऐसा है कि मैंने कहा लीगल सिस्टम में किसी का कंट्रोल नहीं होता और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। शायद पता नहीं है तो मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोई हाई कोर्ट में जाके स्टे लेके आए, कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एनजीटी में जाकर स्टे लेके आए, तो वो मसला अलग है, उसका डिस्कशन भी अलग तरीके से होगा। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव लोकल इश्यू का नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि लोकल इश्यू को हम रिजोल्व नहीं करेंगे, हम ही करते आए हैं 15 साल से, आने वाले समय में हम ही इसका रिजोल्व करेंगे और इस मुद्दे पे हम आने वाले समय में डिबेट भी करेंगे। कॉर्पोरेशन का चुनाव आएगा, हम इस पे डिबेट करेंगे। कोई 2010 में भी हमने किया हुआ है, 2005 में भी किया, 2015 में भी किया और 2020 में भी हम ही मतलब करेंगे। इतने सालों और से हमारा हो ही इसमें रहे, सरकार अभी है तक कि resolve लोगों का नहीं हुआ। साथ सपोर्ट हमें ही है इतने और सालों से हो रहा रहेगा। है, लेकिन ये resolve जो नहीं हुआ। इलेक्शन है वो नेशनल इश्यू Problem के आधार वही पर है, है। आज इसलिए भी। बताना चाहूंगा कि जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो स्कीम क्या है? वो स्कीम ऐसी है कि किसी भी जिसके पास खुद का घर नहीं है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम आज़ादी के 75 ईयर्स जब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तब मेरा भारत वो स्वच्छ भारत हो, तब मेरा भारत में ऐसा कोई परिवार ना हो जिसके घर बिजली ना हो, मेरे भारत में कोई ऐसा परिवार ना हो जिसका खुद का घर ना हो। मुझे दुख इस बात का है कि आज़ाद होने के बाद 60 साल तक जिस परिवार ने राज किया, कभी उस परिवार ने लोगों के पक्के मकान के लिए नहीं सोचा, कभी उस परिवार ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया, कभी उस परिवार ने स्वच्छता के लिए भी कुछ नहीं किया। अरे उस परिवार ने कभी जो हमारी माँ बहन गांव के अंदर बैठकर जिस तरीके से रसोई बनाती है, धुआं निकल के आंखों में आता है, आंखों में मोतिया होता है, उसके बाद जो उसकी दिक्कत होती है, टीबी होती है, उसके बाद भी कभी कभी यूपीए सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कि एक परिवार ने कभी ये सोचा नहीं कि हम उसको गैस का बॉटल मुहैया करवाएंगे, कभी नहीं किया। 7 करोड़ परिवार को हमने गैस मुहैया करवाया। आजादी के 60 साल बाद कभी किसी को कहेंगे ना दुख होता, इससे आगे की बात मैं और गंभीरता से करूंगा। मुझे दुख इस बात का है कि आजादी के बाद 60 साल के बाद पहली बार एक सरकार है कि जिन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए घर में एक शौचालय हो, उसकी भी चिंता नहीं की। हम ये नहीं कह रहे कि आपने भारत को रोकने के लिए गांव में घर घर में शौचालय नहीं थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। इस सरकार को वो भी करना पड़ा, भारत सरकार में मोदी जी को वो भी सोचना पड़ा कि स्वच्छ भारत करना है, साथ में हर एक घर में शौचालय बने, उस दिशा में काम करना है। अगर 60 साल में आपने किया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो आज हमें डिबेट भी नहीं करनी पड़ती और मुझे मुद्दा भी रेज नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप है, कहीं ना कहीं एक परिवार से बाहर नहीं निकल रही है
और उस एक परिवार से बाहर न निकलने की वजह से कांग्रेस के बहुत सारे लीडर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि उसको पता है कि उसमें भारत का भविष्य कि ये देश की जनता को इतना गुमराह करते हैं। परिवार ने 60 साल राज किया, इतने तो लोग नहीं है परिवार में कि 60 साल राज करे। आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे लीडर दिए और कैसे प्रधानमंत्री दिए। आप एक बार हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि किन लोगों ने, और जिन लोगों ने राज किया वो जेल में भी गए, उन्होंने जान भी गंवाई। आपके कितने लोगों ने जान गंवाई या कितने लोग जेल में गए? आप कितने साल, आपकी आइडियोलॉजी ही नहीं है तो आप परिवार की बात ना करें, आप व्यक्तिवाद की बातें तो आप भी करते हैं। बात करप्शन पे आते हैं और बात आवास योजना पे आते हैं तो माधवनगर, किसान नगर, संजय नगर आवास योजना की ये जो बात करते, बोले घर नहीं हो, इतनी जो ये सेंटिमेंटल तरीके से बोलते हैं, रियलिटी बहुत अलग है उसमें। आप जाके देखिए नीलगिरी बूढ़ा में जाके, बूढ़ा आवास में जाके देखिए कि वहां पे छतें अभी भी टपक रही है। वो पूरे के पूरे बिल्डिंग्स गिर गए। अब तक उनको मकान मिल जाने चाहिए थे, वो मकान नहीं मिले इन लोगों को, तब ये क्या कर रहे थे? अब तक तो मिल जाए, और ये इन्हीं के टेन्योर में हुआ है। माधवनगर में सबको मकान मिल चुके हैं, और दूसरी बात माधवनगर घटना में जो भी कांग्रेस के इंजीनियर थे ऊपर उसको दो भी सवाल आए हैं। एक तो प्रियंका चतुर्वेदी पे, क्यों उन्होंने एंड टाइम पर छोड़ दी सरकार कांग्रेस पार्टी, और साथ ही साथ यूपीए राहुल गांधी को आखिरकार प्रधानमंत्री पद का दावेदार क्यों घोषित नहीं करा है। दोनों सवाल के छोटे छोटे जवाब। सबसे पहले राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो वो नेशनल लीडर्स देखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठ के कुछ उस पे कमेंट करना नहीं चाहूंगी कि जैसे चुनाव होगा और जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी से वो जब भी उम्मीदवार डिक्लेयर करना चाहेंगे तब वो करेंगे। और जहां तक बात प्रियंका चतुर्वेदी की है तो हाँ, उन्होंने ये बोला है कि 10 साल से वो काम कर रही थी, उन्होंने शायद टिकट मांगा था, ये भी उन्होंने बोला। उनकी जो भी नाराजगी थी शायद अगर वो रिजॉल्व नहीं हुई तो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का टाइम नहीं था जब उनको पार्टी को उनकी जरूरत थी। और अगर उन्होंने पार्टी के लिए इतना किया है, मैं भी खुद उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये कोई टाइम नहीं था जब उनको ऐसे पार्टी को छोड़ के जाना चाहिए था। वो इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी में से बहुत सारे लोग इस इलेक्शन में ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कहीं ना कहीं पार्टी संभालने में नाकामयाब रही है, ऐसा कह सकते हैं। जिसको जानना होता है, भाजपा में से भी बहुत लोग कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में से भी भाजपा में बहुत लोग। ये इलेक्शन के टाइम पे हमेशा होता है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। मैं ये प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए कहना चाहूंगा, वैसे पार्टी कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन मैं दर्शक मित्र को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के सम्मान, महिला सम्मान कांग्रेस पार्टी एक महिला को देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाब हुई है। आप भी महिला है, बहन भी महिला है, तो मैं बताऊंगा गुजरात में 26 सीट है, ठीक है, 26 में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने महिला को दी, भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीट महिलाओं को दी है। बाकायदा प्रियंका चतुर्वेदी जी ने पब्लिकली कहा था कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ। उसके बाद कुछ चंद लम्हों के लिए, लम्हों में बोलूंगा शब्द, कुछ चंद लम्हों के लिए कुछ लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, उन ऐसे कोई भी एंटी सोशल हो कुछ भी, लेकिन पार्टी को जरूरत है उसकी। भले प्रवक्ता बोले, भले कांग्रेस की लीडर जो है, जिसको कह सकते हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस का पक्ष उसने पब्लिक के सामने रखा है, वो लीडर्स बोले कि मेरे साथ बदसलूकी की है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके बाद पार्टी उसको निकाल देती है, लेकिन चंद लम्हों में उसको वापस पार्टी ले लेती है। उसी वजह से वो हताश हुई, हताशा की वजह से उसने पार्टी छोड़ी। और दूसरी बड़ी बात मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी, जिसकी सुप्रीमो भी सोनिया जी है, एक महिला है, क्यों महिला को प्रतिनिधि नहीं दे रही है? क्यों महिला के, आप हम जब बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पब्लिकली हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, हमने उसको एस्टैब्लिश किया है। मैं आपको 26 में से 6 सीट दी, इसलिए बार बार बोलूंगा क्योंकि हमने किया है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूंगी, महिला सशक्तिकरण की बातें आप कर रहे हो सर। भाजपा के ही नेताओं ने 92 महिलाओं पे बलात्कार किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, और बहुत छेड़खानी के किस्से हुए। तो आप तो महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करे तो अच्छा है। और सशक्तिकरण सिर्फ टिकट देने से नहीं होता है, ओवरऑल जब जनरल पूरे देश की महिलाओं की आप बात करते हैं तो वो सशक्तिकरण अलग तरीके से होता है। आप देखिए इक्वालिटी के, महिला सशक्तिकरण पर क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, देश की भी नजर रहेगी। छोटा सा एक ब्रेक लेने जा रही हूँ, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी एक सवाल आए, कौन सा सवाल पूछने वाली वो भी मैं बता दूं ताकि जवाब सोचा जा सके। आस्क भरत भाई, वडोदरा, सिंगापुर और शंघाई बनेगा या नहीं, या मोदी जी का प्रॉमिस झूठा साबित हो जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जल्द लौटेंगे। बहुत छोटा सा 1 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा चक्कर सत्ता में। स्मार्ट किड्स गोत्री ब्रांच अब बना रामा किड्स प्री स्कूल। रामा किड्स में प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर एंड डे केयर विद सीसीटीवी राइट्स टू पेरेंट्स की सुविधाएं उपलब्ध।
रामा किड्स आपके बच्चों को मॉडर्न टेक्निक और मॉन्टेसरी बेस्ड टीचिंग एड से करवाता है पढ़ाई। 7000 स्क्वायर फीट में फैले रामा किड्स में है बॉल रूम, डॉल रूम, स्मार्ट क्लास, सैंडपीट, माइंड रूम विद एलईडी प्रोजेक्टर, डाइनिंग हॉल और असेंबली एरिया। डिजिटल इंडिया को साकार करता रामा किड्स का एनी टाइम टीचर फैसिलिटी का मोबाइल एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक पंच फैसिलिटी जो पेरेंट्स के लिए है काफी यूजफुल। रामा किड्स में फील्ड ट्रिप्स, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, फ्लैग होस्टिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, कलर डे सेलिब्रेशन से किया जाता है बच्चों का सर्वांगी विकास। साथ ही रामा किड्स देता है सुबह 7:30 से शाम 7:30 बजे तक वैन और डे केयर फैसिलिटी। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट www.ramakids.com। रामा किड्स रामकृष्ण कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट वार्ड नंबर 10 ऑफिस सुभानपुरा, व्रज वेन्यू कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट यश कॉम्प्लेक्स, गोत्री रोड, वडोदरा। चलिए, चक्कर सत्ता में ब्रेक के बाद आप सभी व्यूअर्स का स्वागत। अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। बहुत ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है क्योंकि दोनों ही जो मेहमान हैं अति व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट थोड़े से सवालों के जवाब दिए जाए। शंघाई सिंगापुर वडोदरा कब बनेगा? देखिए, शंघाई सिंगापुर जो होता है, हम किसी अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम 90% लाना, ताकि 90% लाने का जब हम लक्ष्य रखते हैं तब लगते हैं 70 लाए, 80 लाए, 85 लाए। मुझे लगता है वडोदरा में जो पहले की कंसीडर में, मैं बताता हूँ कई बार कि वडोदरा में 30 या 35 ईयर्स में सिर्फ 3 फ्लाईओवर थे। इसके बाद अभी 12-15 फ्लाईओवर वडोदरा सिटी के अंदर हो चुका है। लेक का ब्यूटिफिकेशन हो, रास्ते चौड़े करना हो, स्वच्छता का विषय हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम डिस्कस करें तो भारत की पहली रियल यूनिवर्सिटी वो वडोदरा में होने जा रही है। बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन नहीं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ होने जाने वाला है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहाँ आने वाली है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहाँ आने वाली है। जितने भी हमारे बड़ौदा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी ऐसे जो रेलवे क्रॉसिंग थे वो सभी को अभी ऑटोमाइज कर दिया, सभी जगह पे मानव रहित सब स्टेशन कर दिए। मेरा भाव ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम जो बात करते हैं तो वडोदरा को पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि जिसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहता है और काफ़ी ये 2 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी हमारे लिए शान है। इतने सारे गार्डन्स, इतने सारे देखिए आप एक बार वो बंद हालत में। चलिए, एक और सवाल ले लेते हैं। वडोदरा एयरपोर्ट ने सर सयाजीराव नाम क्यारे मळशे? उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक है कि जजमेंट है कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ नाम रखने का विषय जो था उसमें कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों की भी है भाव की भी उसके साथ नाम जुड़े, तो टेक्निकली उसका टर्मिनल अलग करके, एयरपोर्ट अलग करके, ऐसा करके भी नाम जोड़ने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी भी पूरा प्रयास उसमें कर रही है। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के नाम व्यक्ति के साथ का विषय कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी वजह से डिले हुआ है। बाकी हमारा खुद का भी ऐसा मानना है कि टर्मिनल का नाम, अगर एयरपोर्ट का नाम नहीं होता टर्मिनल का नाम, ऐसा कुछ करके भी इसको रास्ता निकालना चाहिए। हम सब लोगों की भी वही डिमांड है। एक सवाल बहुत ज्यादा लिया गया है। गंदा પાણીના કારણો ભાજપાના કોર્પોરેટરો શોધી કાઢ્યા છે, ત્યાંનો ભાંડો ફૂટી ગયો, હવે એનું સોલ્યુશન તો કાઢો, ત્યાં ઊંઘતા ઝડપાયા છે કામદારો। જવાબદાર કોણ છે? नहीं, देखिए उसमें हमारे जो मिनिस्टर है योगेश भाई, उन्होंने भी एक मीटिंग कंडक्ट की थी। म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, हमारे मेयर हो, चेयरमैन हो, सबको मिला के उसके सामने भी एक्शन हो रहा है और एक्शन होगा भी। और वैसे हमारी प्राइमरी ड्यूटीज भी है कॉर्पोरेशन के तौर पे, वो करेंगे। लेकिन ये चुनाव जो है, ये चुनाव देश का चुनाव होने की वजह से मैं कई बार इसको मेंशन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट का एजेंडा है। और डेवलपमेंट का एजेंडा होने की वजह से ही मेक इन इंडिया कहते हैं, डिजिटल इंडिया कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, स्टैंड अप कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। आज ये सब क्यों कर रहे हैं? आज तक देश से आजाद हुआ 60 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार जाके हुआ, किसी को सपना नहीं आया कि हम मेक इन इंडिया करें, डेवलपमेंट पे डिजिटल इंडिया करें, स्टार्टअप करें। डेवलपमेंट पे जब बात आती है तो किसी को सपना नहीं बाहर आया। से आए लोगों का 2.5-3 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोक्रेट भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा डेवलपमेंट हुआ है। रंजन बेन की संपत्ति आप पूछिए, उसके आंकड़े बताइए कि लोगों का, भाजपा के नेताओं का जिस तरीके से कुछ नहीं था पहले, ऑल ऑफ सडन 2.5-3 साल में उनकी संपत्ति देखिए। आज आप उसके आंकड़े लीजिए और फिर बात कीजिए कि बड़ौदा की सिटी, बताऊंगा, इस पर बताना चाहूंगा क्यों ऐसा हुआ, बड़ौदा सिटी इतना पीछे कैसे चला गया। 79 स्वच्छता की सर बात करते हैं, स्वच्छता क्या 0.5% टैक्स भी लिया जाता है। आप स्वच्छता के इतने विज्ञापन करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, आज बड़ौदा 79 नंबर पे कैसे चला गया 43 से? स्वच्छता में पीछे गया, डेवलपमेंट में पीछे गया। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, पहले लिस्ट में तो बड़ौदा का नाम भी नहीं था। यहाँ के सांसद होने के बावजूद उन्होंने क्या किया बड़ौदा के लिए? उन्होंने कितनी ग्रांट कहाँ पे खर्च की? रेलवे यूनिवर्सिटी की बात करते तो वो तो सर सयाजीराव गायकवाड़ आपके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ गए हैं। एमपी में वचन दिया था कांग्रेस ने कर्ज माफ, आज तक क्यों नहीं किया? नहीं, वो हुआ है। 55 सालों तक कांग्रेस क्यों गरीबी मुद्दा एजेंडे से निकाल नहीं पाई? इलेक्शन के टाइम 72,000 वाले जुमले क्यों? अभी तक 55 साल
साल तक क्यों एक बार भी पैसे नहीं दिए? राष्ट्रवाद के लिए कांग्रेस ने संगठन के तौर पर क्या किया? मैं सबसे जवाब पहले दे दीजिए। 55 साल में गरीबी का जो मुद्दा है उस पे बात करना चाहूंगी कि गरीबी एक समस्या है और जब 200 साल गुलामी से हम आजाद हुए थे तो जिस तरीके की हालत थी कि हम सुई तक नहीं बना पा रहे थे, आज हम विश्व की तीसरी महासत्ता पे पहुंचे हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये कहना इस देश के विकास को गाली देने बराबर होगा। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये श्री वाजपेयी जी ने बोले थे कि अगर मैं ये कहता हूं कि इस देश ने प्रगति नहीं की तो वो हर किसान को, हर गरीब को, हर इंसान को गाली देने के बराबर होगा। गरीबी की बात आती है तो मनमोहन सिंह के टेन्योर में जब ये मनरेगा की योजना हुई तो 14 करोड़ लोगों को उसमें शामिल किया गया और उनकी गरीबी दूर की गई। ये मनरेगा से गरीबी दूर होती है ये क्या? चीजें हर तरीके से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, मनरेगा हुआ, वो हर तबक्के के हिसाब से गरीबी धीरे धीरे दूर होगी। वो एकदम से 55 साल 10 साल 20 साल जैसे सर बोल रहे कि 5 साल में हम 15 लाख दे देंगे या ये कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं है। गरीबी हर तबक्के में धीरे धीरे करके दूर हुई है, तभी आज हम इस लेवल पे है विश्व में। एक सवाल और है, सरदार पटेल से पहले भारत रत्न क्यों इंदिरा जी, राजीव गांधी और नेहरू जी को दिया गया? सरदार पटेल को कांग्रेस ने क्यों नजरअंदाज किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने कभी भी नजरअंदाज नहीं किया है। रादर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होते तो सबसे पहले आज वो होते तो ये जो स्टैच्यू पे जो खर्चा हुआ है वो शायद वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके अगेंस्ट में वो होते जो भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहां तक बात है वो हमेशा सम्मानीय थे, है और रहेंगे। कांग्रेस के वो सबसे ग्रेट मानचित्र भी संसद में नहीं लगाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का तेल चित्र भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसके बाद तो फिर नेहरू जी का क्यों लगाया? नेहरू जी का क्यों लगाया? अगर आप बोल रहे हैं कि चित्र लगाने से सम्मान नहीं मिलता है तो मान लिया, चलो नहीं मिलता, तो नेहरू जी का क्यों लगाया? इंदिरा जी का क्यों लगाया? कहाँ लगाया? संसद भवन की बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले पूरा। मेरा यही दर्शक मित्रों को कहना है, संसद भवन के अंदर सरदार साहब का तेल चित्र भी जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया उसके बाद नहीं लगा पाई। मुझे दुख इस बात का है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की देखने के लिए कांग्रेस का एक नेता जाने को तैयार नहीं है। ये सरदार साहब के प्रति इसका भाव है। यहाँ के अपोजिशन लीडर ने तो कहा था ये कबाड़ी खाना है, फालतू की बातें कबाड़ी खाना है। चलिए इस पे और सवाल आ गया। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जब सरदार पटेल का नाम देना था तो खुद नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। किस मुंह से भाजपा सरदार पटेल की बात कर रही है? नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए उसमें क्या है, दो चीज में बताऊं आपको। सरदार साहब के बारे में डिस्कशन, सरदार साहब इतने बड़ा विराट व्यक्तित्व, मैंने पहले भी उसमें विराट व्यक्तित्व था, उसके बावजूद भी सरदार साहब की बेटी को हराने का काम किया है आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी। कौन से मुंह से बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं, आपको कौन से बोले? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्न वही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मानचित्र तेल चित्र भी संसद भवन में आपने सदस्य का नहीं लगा था, उसकी बेटी को हराने का काम आप लोगों ने किया था। सरदार होते तो आज कांग्रेस अलग होता, देश अलग होता। सरदार पटेल पर राजनीति हमेशा से होती आई है और आज भी हो रही है। आकाश पटेल, एक व्यूअर ने पूछा है, राहुल कौन से, हिंदू के मुस्लिम? वो सबसे पहले एक इंडियन है। उनकी जाति डिसाइड ना करे तो अच्छा है। हर कोई, आप भी आकाश जी एक इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, सर भी इंडियन है, मैडम भी इंडियन है, हर कोई इंडियन है। हम जाति पे बात नहीं करेंगे और मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन अमेठी में हिंदू है और केरल में मुस्लिम है। भरत भाई ने जैसे कभी मस्जिद में जाते हैं तो ग्रीन शाल ओढ़ लेते हैं और कभी मंदिर में जाते हैं तो भगवा धारण कर लेते हैं। ये तो मोदी साहब के पिक्चर भी लोगों ने देखे हुए हैं। तो प्लीज जाति पे राजनीति ना करें। ये हम सब दर्शकों को सबको बोल रहे हैं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। भरत भाई ने नेहरू जी ना फोटो थी, प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, हमें नेहरू जी के फोटो से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी वजह से जो कश्मीर समस्या उद्भव हुई, वो उनकी वजह से कश्मीर समस्या, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उस कश्मीर को हल करना चाहते, अगर कश्मीर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया होता तो आज ये इश्यू सामने नहीं होता। इसकी वजह से लगाव था कश्मीर से। उन्होंने कभी भी कश्मीर के खिलाफ कुछ नहीं किया। उनकी नीयत पे कभी भी हम डाउट नहीं कर सकते किसी की नीयत पे, क्योंकि हम उस टाइम पे मौजूद नहीं थे। आपको हिस्ट्री में झांकना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन किसी की नीयत पे बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। और प्लीज अब नेहरू और ये जो लोग हाजिर नहीं है उन पे राजनीति करना भाजपा को बंद कर देना चाहिए। चलिए चर्चा को मैं विराम देना चाहूंगी क्योंकि दोनों ही मेहमानों को यहाँ से और अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाना है। एक अच्छा कमेंट
चंद्रेश पंचाल का मारो मत मारो अधिकार मतदान करવાનું ભૂલશો सबको अपील करते નહીં। हैं हम। તારીખ 23/4/2019 सवारे 7 कलाक थी सांझे 6 वाग्या સુધી 23 वोट अपील कर दीजिए। चलिए अपने अपने शब्दों में, भरत भाई आप शुरू करें। मैं इस लोकशाही के महापर्व में जितने हम हमारे हक के लिए लड़ते हैं, मुझे लगता है कि हक के लिए तभी लड़ पाएंगे जब हम अपनी ड्यूटी अदा करेंगे, और ड्यूटी अदा तभी होगी जब हम डेमोक्रेसी का मूल्य समझेंगे, और डेमोक्रेसी तभी जीवंत रहेगी जब हम हमारा मतदान करेंगे। जितना इम्पोर्टेंट रक्तदान है, जितना इम्पोर्टेंट कन्यादान है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मतदान है, क्योंकि मतदान के माध्यम से हम उस सरकार को चुनने वाले हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचने वाली है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से दो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि किसी भी हाल में, कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मतदान मथक पर जाए, अपना मतदान अवश्य करें। आप जिसे भी मत देना चाहते हैं उसे दीजिए, लेकिन मतदान अवश्य करें। हमारे डेमोक्रेसी को जीवंत रखने के लिए विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमें इसका प्राइड है और गौरव तभी रहेगा जब आप मतदान करेंगे। श्वेता। विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही है हम, और लोकशाही में आपकी आवाज़ के बिना कभी भी लोकशाही जीवंत नहीं रह सकती। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लोकशाही के इस महान पर्व को बड़े गर्व से मनाएं। आपका वोट आपकी आवाज़ है, और आपकी आवाज़ है तो सरकार है, और ये देश की जो सबसे बड़ी लोकशाही है वो जीवंत है। तो हर एक वोट ज़रूरी है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी माहौल हो, आपका कुछ भी सोच हो, विचार हो, आप वोट ज़रूर करें। आप किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को वोट करना चाहे आप कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपका अधिकार है और आपकी फर्ज भी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज 23 तारीख को 7 से 6 के बीच में आपका वोट जरूर कास्ट करें। हर एक से सभी की यही अपील, वोट जरूर करें। मैं बहुत दिन से कहती आ रही हूँ, अच्छी सरकार चुने, सच्ची सरकार चुने और दिल की सुने, वोट जरूर करें। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं, चक्कर सत्ता का में जैसे आप जन सहभागिता दिखाते हैं, वैसी ही जन सहभागिता वोट करने में भी जरूर दिखाएं। आपके सवालों को कहीं ना कहीं और भी न्याय देने का वीएनएम जरूर प्रयास करेगा। वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।